वेलकम बच्चों, एंड वी आर बैक विद द नेक्स्ट लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड यूनिट फ्रॉम आवर क्लास 12th फिजिक्स सिलेबस। और सेकंड यूनिट हमारी है करंट इलेक्ट्रिसिटी। और आज के लेक्चर में जो हमें टॉपिक कंप्लीट करना है दैट इज इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट में हमें क्या चीज़ें सीखनी है, क्या चीज़ें हमें पढ़ाई जाती हैं। देखो फिर से आप करंट इलेक्ट्रिसिटी देखो, जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट हो ना, उस चैप्टर के नाम के अंदर छिपा होता है कि आपको उस चैप्टर के अंदर क्या करना है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, स्टैटिक मीन्स रेस्ट। तो वहाँ पर आपने चार्जेस एट रेस्ट के साथ जितनी भी प्रॉपर्टीज और फिनोमेना जुड़े हुए थे वो सारी प्रॉपर्टीज और फिनोमेना आपने स्टडी की। Now what is the meaning of this current electricity? देखो करंट वर्ड का मतलब होता है करंट, दिस वर्ड मीन्स मोशन। करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी वर्ड आता है चार्ज से, दिस वर्ड कम्स फ्रॉम चार्ज। तो नाउ इन दिस यूनिट, इन दिस पार्ट ऑफ फिजिक्स वी आर गोइंग टू स्टडी चार्जेस इन मोशन। The study of charges in motion is current electricity. Current electricity क्या है? जब आप चार्जेस मोशन में आ जाएं, उनके बारे में स्टडी करना शुरू कर दो तो बस वही स्टडी कहलाएगी हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये चैप्टर हमारा क्लास 12 के बोर्ड के एग्जाम में कितना वेटेज रखता है बेटा? इस चैप्टर का वेटेज है अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 मार्क्स। चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कंपैरिजन में बहुत छोटा है लेकिन वेटेज इसका भी ठीक ठाक है। इट मींस इसका वेटेज होने वाला है आपका अबाउट 10 to 11% ऑफ द 70% मार्क्स जो है ना, उसमें से 10 to 11% वेटेज तो इसी का है, 10-11% तो इसी चैप्टर से आने वाला है। और ये एक ऐसा चैप्टर है जो आप अगले 10 डेज में मेरे साथ यहाँ पर फिनिश भी करने वाले हो। और हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर की आपको पर डे रोजाना एटलीस्ट 2 वीडियो लेक्चर्स मिलते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। और टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम इलेक्ट्रिक करंट ऑन आवर चैनल फिजिक्स सीखो। एंड माय रिक्वेस्ट इज दैट अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा सो दैट आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली टाइम से मिलते रहें और कोई वीडियो मिस ना हो जाए। पर्टिकुलरली वो वीडियो, वो कॉन्सेप्ट जो आपको करना ही है वो कहीं मिस ना हो जाए, उसके लिए आपको बेल आइकन प्रेस कर देना है एंड वीडियोस को लाइक भी करते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर नंबर 1 फ्रॉम द चैप्टर, फ्रॉम द यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये इलेक्ट्रिक करंट तो हमें पता है क्या होता है, इट इज चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, और यूनिट भी हमें पता है एम्पियर। तो हमें कुछ आगे का बताएं जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। बच्चों मुझे भी पता है कि आपने ये चैप्टर क्लास 10th में करा था और वो पूरा का पूरा चैप्टर एज इट इज क्लास 12th में है, लेकिन उससे भी ज़्यादा डिटेल्स के साथ, उससे भी ज़्यादा कुछ और टॉपिक्स भी कवर करने हैं हमें। और अगर आपको लगता है कि नहीं इलेक्ट्रिक करंट तो हमें आता है, हमें आगे पहुँचना है इस चैप्टर में, तो पहले आपको मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ। वो क्वेश्चन अगर आपसे हो रहा है देन आप इस टॉपिक को स्किप करके अगले टॉपिक पर जा सकते हैं। बट अगर उस क्वेश्चन को करने में थोड़ी भी दिक्कत फील कर रहे हो तो फिर ये लेक्चर आज आपके लिए है और आपको इलेक्ट्रिक करंट ढंग से समझना होगा। बेसिकली आई वांट टू से दैट कि अगर वही टॉपिक क्लास 10th में भी था और वही टॉपिक क्लास 12th में भी है तो बेटा लेवल में कुछ तो फर्क आया होगा ना। क्लास 10th में आपको इस टॉपिक के बारे में थोड़ा कम समझाया गया होगा और अब थोड़ा डिटेल के साथ समझना है। चलिए क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सपोज आई एम हैविंग अ कंडक्टर। अच्छा कंडक्टर क्या होते हैं? जिसमें भी करंट फ्लो करें उसी को तो कंडक्टर बोलोगे। जिसमें भी करंट फ्लो करे, जिस सब्सटेंस में करंट फ्लो करेगा दैट इज अ कंडक्टर। तो ये मेरे पास एक कंडक्टर है, मान लो क्यूबॉइड शेप का कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है। और इस कंडक्टर का एक क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं तो क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर ही होगा, ये क्रॉस सेक्शन, दिस इज क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस कंडक्टर। और इस कंडक्टर में चलिए मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। इस कंडक्टर में काफी सारे Cu2+ आयंस हैं
वो ऐसे क्रॉस कर रहे हैं इस क्रॉस सेक्शन को टुवर्ड्स लेफ्ट। मैंने एक ही बनाया लेकिन काफी सारे हैं। और सल्फेट के आयंस SO4 माइनस आयंस भी हैं और वो ऐसे इस क्रॉस सेक्शन से क्रॉस करके निकलेंगे टुवर्ड्स राइट जा रहे हैं। अब यहां पर इस क्वेश्चन में आपके लिए गिवन है कि देयर आर 50 Cu2 प्लस आयंस क्रॉसिंग दिस क्रॉस सेक्शन इन 2 into 10 to the power minus 7 seconds। और ऐसे ही देयर आर 50 SO4 minus ions crossing the same cross section in same time ले लो चलो 2 into 10 to the power minus 7 seconds। Okay, now the question is asking you find current flowing through this cross section। इस क्रॉस सेक्शन से कितना करंट फ्लो हो रहा है ये आप बताओ। अगर आप ये कर सकते हो देन मैं कहूंगा कि हाँ इलेक्ट्रिक करंट के ठीक ठाक कॉन्सेप्ट्स आपको मालूम है। चलिए मैं आपको 1 मिनट देता हूं इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए। वीडियो को पॉज कीजिए। कर लिया? आई होप यू हैव डन द क्वेश्चन। और नहीं करा है तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। अब आप चेक करो यहां पर कि चार्ज फ्लो कर रहा है ना। अगर चार्ज फ्लो कर रहा है तो फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम यही तो करंट होता है ना। नहीं पता आपको तो मैं बता देता हूं यही करंट होता है। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब यही है। इलेक्ट्रिक करंट मींस रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अभी डेफिनेशन थोड़ी देर बाद लिख लेंगे, पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो कर जाए एक पर्टिकुलर टाइम, चार्ज फ्लोइंग अपॉन टाइम टेकन, ये इलेक्ट्रिक करंट होता है। अब ये पता करना है मुझे कि कितना चार्ज फ्लो कर गया। पहले कॉपर आयंस का देखते हैं। 50 आयंस फ्लो कर रहे हैं। कॉपर के एक आयन पर कितना चार्ज है अगर मुझे ये पता चल जाए तो 50 आयंस पर कितना चार्ज होगा ये तो इजीली मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 से आंसर आ ही जाएगा। तो सबसे पहला काम है चार्ज ऑन 1 कॉपर आयन। अब देखो ये Cu2 प्लस तो बना है, ये कैसे बना होगा? Cu2 प्लस इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए होंगे तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है तो इसके पास चार्ज आ गया होगा। Q इज इक्वल्स टू Ne, याद है ना? टोटल चार्ज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इनटू E। E इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज जो इलेक्ट्रॉन का होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट लेक्चर वहां सब सिखाया था ये मैंने। तो चार्ज ऑन 1 Cu2 प्लस आयन, क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए और हर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना था 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो ये चार्ज कैसा आया होगा? पॉजिटिव आया होगा। तो 2 into 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम एक कॉपर आयन पे चार्ज होता है। इसको भी ऐसे ही रखेंगे, आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो 3.2 बन जाएगा into 10 to the power minus 19 कूलम। ऐसे ही मुझे पता करना है चार्ज ऑन 1 SO4 माइनस आयन। अब ये SO4 माइनस आयन का मतलब क्या है? इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स के आने से इसके पास नेगेटिव चार्ज आया होगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स के आने से इसका चार्ज भी हो जाएगा 2 into 1.6 10 to the power 19 कूलम, बट इसका चार्ज होगा नेगेटिव। तो ये मेरे पास एक कॉपर आयन और एक सल्फेट आयन का चार्ज मुझे मिल गया है। अब मुझे पता करना है 50 कॉपर आयंस पे कितना चार्ज है। चार्ज ऑन 50 copper ions is equals to 50 into 2 into 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम चार्ज होगा। 50 into 200 इसका मतलब ये हो गया 1.6 into 10 to the power minus 17 कूलम चार्ज। और ये चार्ज पॉजिटिव है, याद रखना इस चार्ज को, ये चार्ज पॉजिटिव है। चलिए मैं मेंशन कर देता हूं ये चार्ज पॉजिटिव है। इसी तरीके से अब मैं चार्ज, इस चार्ज से कितना करंट आया ये कैलकुलेट कर लूं। देखो पहले करंट कैलकुलेट करते हैं। करंट का फॉर्मूला ऊपर आपके सामने लिखा हुआ है। तो करंट या पूरा नाम इलेक्ट्रिक करंट
ड्यू टू 50 कॉपर आयंस। करंट के लिए सिंबल हम लिखते हैं I1 ले लिया है मैंने। चार्ज फ्लोइंग, दिस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग, 1.6 10 to the power minus 17 coulomb upon time taken, and the time taken is 2 into 10 to the power minus 7 seconds. तो 2 into 10 to the power minus 7 seconds, कूलम अपॉन सेकेंड, इसी को बोलते हैं एम्पियर। और ये आंसर आ जाएगा 0.8 I1 is equals to 0.8 10 to the power minus 10 amperes. तो दिस इज द चार्ज फ्लोइंग ड्यू टू कॉपर आयंस। अब इस करंट का डायरेक्शन, हाँ बच्चों, करंट का भी डायरेक्शन होता है, करंट का डायरेक्शन होता है। और करंट का डायरेक्शन क्या होता है? करंट का डायरेक्शन वही होता है जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है। याद रखना मेरी बात, करंट का डायरेक्शन वही होता है जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है। सो द डायरेक्शन ऑफ करंट, अब ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन ऑफ current is taken as the direction in which positive charge flows। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा वही डायरेक्शन ऑफ करंट होता है। करंट की बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज मैं आपको बताऊंगा। ये लेक्चर वैसे ही बेसिक सा लेक्चर नहीं है, क्लास 10 जैसा लेक्चर। इट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर जिसमें आपको करंट के काफी सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता चलने वाले हैं। तो इस करंट का डायरेक्शन क्या मार्क करूं बेटा? कॉपर आयंस किधर जा रहे हैं? लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। ये लेफ्ट जा रहे थे ना, तो इस करंट का डायरेक्शन लेफ्ट है, टुवर्ड्स लेफ्ट। अब मुझे पता करना है सल्फेट आयंस भी तो मूव कर रहे हैं, वो भी तो चार्ज है। करंट क्या होता है? चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो अभी तो मैंने कॉपर आयंस की वजह से करंट पता करा है, अब मुझे सल्फेट आयंस का भी करंट पता करना है। सल्फेट आयंस का करंट देखो, जिस तरीके से चार्ज ऑन 50 कॉपर आयंस आया है इतना, तो चार्ज ऑन 50 सल्फेट आयंस भी तो यही आएगा, क्योंकि कॉपर आयन और सल्फेट आयन पर चार्ज दोनों का सेम है मैग्नीट्यूड में, ठीक, बस प्लस और माइनस का फर्क होगा। तो चार्ज ऑन 50 सल्फेट आयंस, अब मैं थोड़ा जल्दी कर दूंगा इसको, तो 50 इंटू 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम, और ये चार्ज नेगेटिव होगा क्योंकि सल्फेट के आयन पे चार्ज नेगेटिव है। तो इट इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 17 कूलम। तो इसी तरीके से अब इतने चार्ज को अगर टाइम लगता है 10 टू दी पावर माइनस 7 सेकेंड्स टू फ्लो थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन, तो करंट ड्यू टू, जैसे यहां पर निकाला था करंट ड्यू टू कॉपर आयंस, यहां पर हमारा होगा करंट ड्यू टू 50 सल्फेट आयंस इज, इसको लिखते हैं I2। चार्ज फ्लोइंग, ये चार्ज फ्लोइंग है, चार्ज फ्लोइंग, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखे चार्ज का आप यहां पर, ठीक है। चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, तो चार्ज करंट आ गया मेरा 0.8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10 एम्पियर्स, ये करंट आ गया। नाउ द डायरेक्शन ऑफ दिस करंट, इस करंट का डायरेक्शन बताओ। अगर करंट का डायरेक्शन वही होता है जो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो का होता है, तो इट मींस करंट का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज के फ्लो से अपोजिट होता है, इसका मतलब यही हुआ ना। तो अब नेगेटिव चार्ज किधर फ्लो कर रहा है? टुवर्ड्स राइट साइड। नेगेटिव चार्ज किधर फ्लो कर रहा है? राइट साइड की तरफ। तो इसका करंट भी किधर आएगा? द करंट इज फ्लोइंग टुवर्ड्स लेफ्ट। याद रखिएगा इस चीज को। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, या यूं कह लो कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, है ना। अगर नेगेटिव चार्ज आ गया तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगा? अपोजिट टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो अब आप चेक करोगे अगर ध्यान से, तो कॉपर के आयंस की वजह से जो करंट आया उसका डायरेक्शन भी यही है, टुवर्ड्स लेफ्ट।
और सल्फेट के आयंस से जो करंट आया उसका भी डायरेक्शन यही है, टुवर्ड्स लेफ्ट। तो टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन इज I1 प्लस I2, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो टोटल करंट फ्लोइंग इज I1 प्लस I2। मैं कह सकता हूं कि 0.8 10 to the power minus 10 plus 0.8 into 10 to the power minus 10, तो टोटल करंट फ्लोइंग इज 1.6 into 10 to the power minus 10 amperes and the direction is towards left। ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से आपको काफी चीजें समझ में आई होंगी कि करंट का डायरेक्शन होता है और करंट का डायरेक्शन लेने का रूल क्या है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो करंट का डायरेक्शन होता है और उसका रूल है कि करंट का डायरेक्शन वही होता है जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है, या उससे अपोजिट होता है जिसमें नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है जिस डायरेक्शन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी यहाँ पर वक्त हो चुका है, पॉज करके आप इस क्वेश्चन को कॉपी करें और इस क्वेश्चन की हेल्प से जो भी चीज़ें मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताई उनको आप मार्क कर लें, जैसे ये ओके। और जैसे ये लास्ट स्टेप कि अगर करंट का डायरेक्शन सेम आया तो उनको ऐड कर लिया है हमने। अगर करंट का डायरेक्शन अपोजिट आता तो माइनस करना होता। लार्जर करंट में से स्मॉलर करंट को माइनस कर देंगे तो करंट का डायरेक्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी वक्त हो चुका है, आप वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाएं और मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूं आपके लिए एंड दिस स्क्रीनशॉट आई विल शेयर विद ऑल ऑफ यू इन आवर टेलीग्राम चैनल। और उस चैनल का लिंक हमारी हर वीडियो में है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्लास 12th बैच के हर वीडियो में आपको इसका लिंक मिलने वाला है। आई होप कि आपने अभी ये क्वेश्चन कर लिया है और अभी मेरे पास करंट की अंडरस्टैंडिंग को और बढ़ाने के लिए एक और क्वेश्चन भी है और वो क्वेश्चन आप करेंगे खुद। मैं आपको थोड़ा सा हिंट तो जरूर दूंगा क्योंकि थोड़ा सा इससे टिपिकल क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप वो क्वेश्चन कर लोगे तो इट मीन्स करंट के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा आपको। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अगेन आई विल बी हैविंग अ कंडक्टर, ऐसा ही कुछ कंडक्टर होगा। चलो कंडक्टर फिर से बना लेते हैं। ये मेरे पास एक कंडक्टर है, दिस इज अ कंडक्टर आई एम हैविंग। दिस इज द कंडक्टर आई एम हैविंग, क्यूबॉइड की शेप का कंडक्टर। और फिर से एक क्रॉस सेक्शन मार्क कर लेते हैं। ये एक क्रॉस सेक्शन है, लेकिन इस बार थोड़ी सी सिचुएशन पहले से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और क्वेश्चन है कि इसके अंदर कॉपर आयंस हैं और वो दोनों डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। कुछ कॉपर आयंस तो इधर जाना चाहते हैं और कुछ कॉपर आयंस इधर जा रहे हैं। ऐसे ही सल्फेट आयंस भी हैं, कुछ सल्फेट आयंस लेफ्ट जा रहे हैं, कुछ सल्फेट आयंस राइट जा रहे हैं। और आपको कितना चार्ज किधर जा रहा है उसका नंबर गिवन है। सपोज मैं आपको बता दूं कि 50 कॉपर आयंस दे आर मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट एंड about 30 copper ions, exactly 30 copper ions, they are moving towards right। इतने कॉपर आयंस लेफ्ट जा रहे हैं, इतने कॉपर आयंस राइट जा रहे हैं। ऐसे ही we are having 20 सल्फेट आयंस जो लेफ्ट जा रहे हैं एंड we are having in this question 60 सल्फेट आयंस, 60 सल्फेट आयंस जो राइट जा रहे हैं। और इन सभी चार्जेस को ये रेड वाला क्रॉस सेक्शन क्रॉस करने में टाइम लगता है। चलो टाइम वही ले लो, टाइम ले लेते हैं हम। कितना टाइम गिवन है इस क्वेश्चन में? 2 into 10 to the power minus 7 seconds, वही टाइम 2 into 10 to the power minus 7 seconds। ये सारे चार्जेस को इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करने में इतना टाइम लगता है। दिस इज द टाइम। अब आपको बताना है कि क्रॉस सेक्शन के थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है। फाइंड करंट फ्लोइंग
और ये तो आप खुद ही करोगे, ये तो आप खुद ही करोगे। चलिए मैं आपको हिंट दे देता हूं करना कैसा है। बेटा देखो इसमें आपको क्या करना है, आप पता कर लो कि पॉजिटिव चार्ज नेट चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, क्योंकि 50 आयंस इधर जा रहे हैं और 30 इधर, तो ओवरऑल 20 आयंस इधर जा रहे हैं ना, तो मैं इसको कह सकता हूं ओवरऑल 20 Cu2 प्लस आयंस आर मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। एंड यहां पर ओवरऑल देखो 20 इधर जा रहे हैं, 60 इधर, तो 60 माइनस 20 40 सल्फेट आयंस आर मूविंग टुवर्ड्स राइट, क्योंकि इधर ज्यादा जा रहे हैं, ये नंबर बड़ा है, आर मूविंग टुवर्ड्स राइट। तो डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज वाला डायरेक्शन का, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन ही करंट का डायरेक्शन होता है। 20 कॉपर आयंस क्योंकि लेफ्ट जा रहे हैं, तो इनसे आने वाला करंट का वैल्यू आप जो भी निकालोगे वो लेफ्ट होगा, और ये राइट जा रहे हैं, इनसे आने वाला जो भी करंट का वैल्यू आप निकालोगे I2 उसका भी डायरेक्शन लेफ्ट होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज अगर राइट जा रहा है तो उसका करंट लेफ्ट जाएगा ना। तो फाइनली टोटल करंट क्या हो जाएगा, टोटल करंट हो जाएगा I1 प्लस I2, दोनों लेफ्ट है इसलिए ऐड कर दिया है, टुवर्ड्स लेफ्ट। अब आपको क्या करना है, I1 कैलकुलेट करना है बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था। 20 कॉपर आयंस की वजह से I1 जो कि 2 × 10⁻7 सेकंड्स में क्रॉस कर रहे हैं, और 40 सल्फेट आयंस की वजह से I2 जो कि इतने ही टाइम में क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो I1 I2 बिल्कुल ठीक पिछले क्वेश्चन की तरह कैलकुलेट कीजिए और टोटल करंट आप मुझे बता दो। तो यहां से एक चीज सीखने को मिली है कि आपको अगर करंट पता करना है तो आप ये देखो कि टोटल चार्ज कितना फ्लो कर रहा है। अब पॉजिटिव चार्ज दोनों डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, दैट डजंट मैटर। आप देखो कि नेट चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज है वो कितना फ्लो कर रहा है और किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज का करंट आएगा। ऐसे ही बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस इधर उधर फ्लो कर रहे हैं, तो आप यहां पर भी देखो कि नेट नेगेटिव चार्ज कितना फ्लो कर रहा है और किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसका करंट आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज के फ्लो से अपोजिट होगा यहाँ पर करंट का डायरेक्शन। फिर आप उन दोनों करंट्स को चेक करो कि कैसे रिजल्ट निकालेंगे। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है ऐड कर दो, दोनों का डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट कर देना, और डायरेक्शन ऑफ करंट वो होगा जो I1 और I2 में से ज्यादा मैग्नीट्यूड वाला करंट होगा, उसका डायरेक्शन माना जाएगा उस केस में, अगर आपको माइनस करना पड़ रहा है। तो अभी आप इस क्वेश्चन को करें खुद और फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको दूंगा वो बहुत इजी क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन आज हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके अलावा आज के लेक्चर में हमें कोई क्वेश्चन नहीं करना है। तो चलिए, आई होप कि आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, या नहीं करा है तो 1 मिनट के लिए पॉज करें, इस क्वेश्चन का आंसर निकालें और अभी कमेंट बॉक्स में शेयर करें कि क्या आंसर आया है। चेक करते हैं किसका सही है और किसका गलत है। आई होप कि आप इसका आंसर कैलकुलेट कर चुके हो, एंड मैं इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। आप चेक करिएगा कि आपका आंसर ठीक आया है या गलत, और अपना आंसर कमेंट ज़रूर करें, चाहे वो ठीक हो या गलत हो। कमेंट करेंगे तो मुझे भी पता चलेगा कि आप किस तरीके से स्टडी कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, अब मजा आने वाला है। अब आपको पता चलेगा कि आपको एटलीस्ट इस चैप्टर में करना क्या है। अब मेरे पास फिर से एक कंडक्टर है, आई एम हैविंग अ कंडक्टर। आई एम हैविंग अ कंडक्टर, और यहां पर फिर एक मेरे पास क्रॉस सेक्शन है। सपोज दिस इज द क्रॉस सेक्शन, और इस बार मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं। आई एम हैविंग सम इलेक्ट्रॉन्स, कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ऐसे क्रॉस कर रहे हैं इस क्रॉस सेक्शन को। दे आर क्रॉसिंग लाइक दिस।
कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? चलिए एक नंबर ले लेते हैं। आई एम हैविंग 10 to the power 13 इलेक्ट्रॉन्स आई थिंक। यस, 10 to the power 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दे आर क्रॉसिंग द गिवन क्रॉस सेक्शन। टूवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, टूवर्ड्स लेफ्ट। कितने टाइम में? इन टाइम ऑफ 2 मिली सेकेंड, 2 मिली सेकेंड में क्रॉस करेंगे। 2 मिली सेकेंड में आपको बताना है फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन। फाइंड करंट फ्लोइंग। अब देखो ये क्वेश्चन इजी क्यों है? ये क्वेश्चन इजी इसलिए है क्योंकि इसमें सिर्फ एक तरीके का चार्ज फ्लो कर रहा है और वो भी नेगेटिव चार्ज, और वो भी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। बच्चों ये चैप्टर हमारा जो है, ये चैप्टर में हम जो करंट स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर्स, और वो भी मेटेलिक कंडक्टर्स मेनली। और मेटेलिक कंडक्टर्स मतलब मेटल वाले कंडक्टर्स। मेटेलिक कंडक्टर्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि उनके पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसे कहते हैं पहले ये समझना होगा। सिर्फ क्वेश्चंस नहीं करा रहा मैं आपको क्वेश्चंस की हेल्प से कुछ चीजें बता रहा हूं जो इस चैप्टर में यूज होती रहती हैं। जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने आपको कुछ चीजें बताई कि डायरेक्शन ऑफ करंट होता है और उसके डायरेक्शन का रूल क्या है वो भी आपको पता चला। टोटल करंट कैसे निकालते हैं, करंट को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, ये भी मैंने आपको बताया। अब चेक करना है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट क्या है। करंट तो बहुत सारे कंडक्टर्स में फ्लो कर सकता है, जैसे कि करंट कैन फ्लो इन इलेक्ट्रोलाइट्स। आप केमिस्ट्री में करते हो ना इलेक्ट्रोलाइट। जैसे अभी हम एग्जांपल ले रहे थे कॉपर सल्फेट, तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर पॉजिटिव चार्जेस, पॉजिटिव आयंस भी होते हैं, नेगेटिव आयंस भी होते हैं, और अगर वो फ्लो कर रहे हैं तो टोटल करंट इज बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ ऑल दोस चार्जेस। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह का चार्ज होता है, और कुछ ऐसे होते हैं मेटेलिक कंडक्टर्स जिनके पास सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनकी वजह से उनके अंदर चार्ज मूव कर सकता है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स का क्या कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ से आए? देखो, एवरी मेटल इज मेड अप ऑफ एटम्स, और एटम्स होते हैं न्यूट्रल, लेकिन कुछ मेटल के एटम्स या कुछ सब्सटेंसेस के एटम्स में क्या होता है, सपोज ये एटम का न्यूक्लियस है जिसके अंदर सारा पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, और बाहर ऑर्बिट्स में घूम रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। चलिए मैंने एक ऐसा एटम बना लिया जिसके पास 3 ऑर्बिट्स हैं, बाहर घूम रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, चलो 2 और यहाँ पर 8 कर लिए, और यहाँ पर कर लिए मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है आउटर मोस्ट शेल। अब क्या होता है कि ऐसे ऐसे बहुत सारे एटम्स होंगे उस मेटल कंडक्टर के अंदर, बहुत सारे एटम्स होंगे, लेकिन उन बहुत सारे एटम्स में से कुछ एटम्स के कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अपना वैलेंस शेल छोड़कर बाहर आ जाते हैं, अपना वैलेंस शेल छोड़कर बाहर आ जाते हैं। नाउ दिस इलेक्ट्रॉन जो पहले यहां पर था, नाउ दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज फ्री फ्रॉम इट्स एटम एंड इट इज नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन। ये वाला इलेक्ट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन, शायद मैंने एटम बोला है, इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है क्योंकि ये अपने एटम से बाहर निकल चुका है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो मटेरियल की बॉडी है, जो ये मेटल है, मेटल की बॉडी है, उससे बाहर नहीं निकलेगा, रहेगा उसके अंदर ही। नाउ इट इज फ्री टू मूव विद इन द बॉडी ऑफ द मेटल। तो ये मेटेलिक कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी होती है कि कहीं कहीं किसी किसी एटम का एक आध वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है और वो फ्री टू मूव रहता है विद इन द बॉडी ऑफ द कंडक्टर। और क्योंकि मेटल के अंदर एटम्स तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे एटम्स होते हैं, तो उनमें से अगर कुछ परसेंट एटम्स के इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकलेंगे तो वो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी ठीक ठाक नंबर होता है,
जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होकर मेटल की बॉडी के अंदर इधर उधर घूम रहे होते हैं और ये रैंडमली मूव करते हैं। दे मूव रैंडमली, ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलना शुरू कर देंगे, दे कीप ऑन मूविंग रैंडमली। अभी वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे ऐसे जा रहे हैं, यही वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे आर मूविंग लाइक दिस। अब आप कहोगे सर अभी तो आपने बोला है दे मूव रैंडमली, अब ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कैसे जा रहे हैं? तो बेटा अगर मैं इनके ऊपर कोई फोर्स लगा दूं कि नहीं अब आपको इधर ही चलना है तो उधर जाएंगे। अब ये फोर्स कैसे लगती है ये भी मैं आपको आज बताऊंगा। चलिए इनको इधर जाने के लिए हमने मजबूर कर दिया, ऐसा मान लो। अब ये इधर जा रहे हैं सारे इलेक्ट्रॉन्स, कितने 10⁻³ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं। बैक टू द क्वेश्चन, आपको बताना है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन्स 2 मिली सेकेंड्स में इस क्रॉस सेक्शन निकल जाएंगे तो कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो अगेन करंट फ्लोइंग, करंट का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला, करंट इज इक्वल्स टू चार्ज फ्लोइंग अपॉन टाइम टेकन। यही फॉर्मूला याद करके आए हो ना क्लास 10th से। तो चार्ज कितना फ्लो कर रहा है? अरे 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है कितना होता है, 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो टोटल चार्ज फ्लोइंग इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग इनटू चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन अपॉन टाइम टेकन। ये करंट है। Q की जगह आप Ne भी लिख सकते हैं, चार्ज फ्लोइंग की जगह Ne इफ इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग। अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो चार्ज फ्लोइंग इज N into E, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग इनटू चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। तो करंट कितना हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 10⁻13। हर इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल गए 2 मिली सेकेंड्स, मतलब 2 × 10⁻³ सेकेंड में। तो आंसर इज 1.6 अपॉन 2 0.8 और पावर्स चेक कर लो, -3 ऊपर जाएगी, +3 13 और 3 16 -19 10⁻³ करंट की यूनिट एम्पियर। 10⁻³ को मैं लिख सकता हूं 0.8 मिली एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है अभी इस कंडक्टर में थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन। लास्ट 3 क्वेश्चंस से काफी कुछ सीखने को मिला है और जो चीज़ें आपको यहाँ से सीखने को मिली हैं वो आपके रजिस्टर में लिखी होनी चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, क्या आप यहाँ पर करंट का डायरेक्शन बता पाओगे? क्योंकि यहाँ पर करंट इज फ्लोइंग ओनली बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्जेस और मैंने आपको बताया कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज या द अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो अब यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज है, तो यहां डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा? इससे अपोजिट। दिस इज द करंट फ्लोइंग I टुवर्ड्स राइट। टुवर्ड्स राइट, इतना करंट राइट को फ्लो कर रहा है। ओके, और यही हो रहा होता है हमारे मेटालिक कंडक्टर्स में, जो आपको इस चैप्टर में स्टडी करने हैं। आफ्टर दिस क्वेश्चन हम अब अपनी हेडिंग लिखेंगे, मतलब अपनी डेफिनेशन लिखेंगे इलेक्ट्रिक करंट को लेकर। चलिए मैं रब करता हूं यहां पर। क्या आप इस क्वेश्चन को कर चुके हैं? अगर अभी नहीं किया है देन आई एम गिविंग यू 1 मिनट टू पॉज द वीडियो एंड कॉपी दिस क्वेश्चन। और मैं चलो यहां पर एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूं आपके लिए। आप लोग कर चुके हैं, अभी इसको रब करते हैं और आगे लिखिए आप इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। अब यहां कंडक्टर क्यों बोला? अरे चार्ज कंडक्टर में ही तो फ्लो कर पाएगा, नॉन कंडक्टर में तो फ्लो करेगा नहीं चार्ज, इसलिए कंडक्टर बोल रहे हैं। ओके, तो डेफिनेशन के मेन पॉइंट्स मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं। इलेक्ट्रिक करंट आपकी हेडिंग है और डेफिनेशन के मेन पॉइंट्स हैं, इट इज रेट ऑफ
फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन। आपको एक क्रॉस सेक्शन से चेक करना है कितना चार्ज फ्लो करके निकल गया। थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, दैट इज फॉर श्योर ऑफ अ कंडक्टर। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं एक कंडक्टर का डायग्राम बना लूं, चलो कंडक्टर बना लेते हैं। अब देखो क्रॉस सेक्शन जरूरी नहीं रेक्टेंगल हो, कंडक्टर जरूरी नहीं कि वो क्यूबॉइड हो, वो सिलेंड्रिकल भी हो सकता है। जैसे कि ये मेरे पास एक कंडक्टिंग वायर है, ये कंडक्टिंग वायर एक्चुअल में इसका शेप क्या है, सिलेंड्रिकल। इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो सर्कुलर है, आप कह सकते हो कि इस तरीके का। इफ दिस इज अ मेटल कंडक्टर तो इसका क्रॉस सेक्शन कैसा है, सर्कुलर है ना। तो हम ऐसा कंडक्टर बनाएंगे जिसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर, थोड़ा मैग्नीफाई करके बना दिया है मैंने इसको, सो दैट इसके अंदर क्या हो रहा है वो हमें पता चले। नाउ इफ वी आर कंसिडरिंग मेटल कंडक्टर, तो इसके अंदर जो चार्ज कैरियर्स होंगे, चार्ज कैरियर मतलब वो पार्टिकल्स जो चार्ज को लेकर फ्लो कर सकते हैं, उन्हें चार्ज कैरियर बोलते हैं। चार्ज कैरियर, ये टर्म काफी बार आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। चार्ज कैरियर, तो इस मेटल कंडक्टर के अंदर जो चार्ज कैरियर्स हैं वो कौन है, वो हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल कंडक्टर। और अभी हम मेटल कंडक्टर की ही बात करेंगे इस चैप्टर में। तो फ्री इलेक्ट्रॉन से कुछ बना लो। अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस मेटालिक कंडक्टर के एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से क्रॉस करें, मान लो ये क्रॉस सेक्शन, इस बार क्रॉस सेक्शन सर्कुलर हो गया है, ये क्रॉस सेक्शन यहां से ऐसे क्रॉस करके निकल जाए, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, ऐसे क्रॉस करके निकल जाए, तो मैं कहूंगा कि इस क्रॉस सेक्शन से कुछ करंट फ्लो करके गया। कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, रेट का मतलब पर यूनिट टाइम। तो इलेक्ट्रिक करंट इज चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, मतलब टाइम टेकन। सिंबल वी यूज इज आई फॉर इलेक्ट्रिक करंट, आई सिंबल यूज करेंगे। चार्ज फ्लोइंग इफ इट इज Q एंड टाइम टेकन इट इज T, देन दिस इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला जो आपको याद रखना है इलेक्ट्रिक करंट के लिए। और अगर चार्ज फ्लो करने वाला सिर्फ और सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब फॉर मेटालिक कंडक्टर्स, तो मेटालिक कंडक्टर्स के लिए अगर आपको नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पता है तो आप Q की जगह Ne यूज कर सकते हो, Q की जगह Ne यूज कर सकते हो। और करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से अपोजिट होता है, तो यहां पर करंट का डायरेक्शन हो जाएगा लाइक दिस। और ये मैं आपको बता चुका हूं कि करंट के डायरेक्शन का रूल क्या है इसी लेक्चर में स्टार्टिंग में। ओके, स्टार्टिंग पार्ट छोड़ दिया है तो आई रिक्वेस्ट एंड आई सजेस्ट कि लेक्चर पूरा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है जिसमें मैंने आपको काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आज करंट के बारे में बताई हुई हैं। तो फॉर मेटालिक कंडक्टर आई कैन बी रिटन एज Ne/T, ये फॉर्मूला होता है करंट के लिए। ठीक, अब अगर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कांस्टेंट है तब तो ठीक है, ये फॉर्मूला कोई दिक्कत नहीं है। अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, अगर मैं एक और क्रॉस सेक्शन ले थोड़ा आगे, तो मैं ये कहूंगा कि जितने टाइम में यहां से ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस करके गए उतने ही टाइम में इससे भी क्रॉस कर जाए, तो जो रेट ऑफ फ्लो यहां पर था वही रेट ऑफ फ्लो यहां पर है, वही आगे भी रहेगा। देन आई कैन से दैट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कांस्टेंट, तब तो ये फॉर्मूला ठीक है। लेकिन अगर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कांस्टेंट नहीं रहा, मतलब क्या है, देखो दिस इज द कंडक्टर। अब suppose I am having a cross section over here and another cross section over here. मान लो यहां पर तो चलो फॉर एग्जांपल I am considering only 3 free electrons.
यहाँ पर 3 फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकल गए पर्टिकुलर टाइम में, लेकिन उतने ही टाइम में इस वाले क्रॉस सेक्शन से सिर्फ 2 ही निकल गए। ये 3 आगे आ गए लेकिन एक पीछे रह गया किसी वजह से, और यहाँ पर 2 ही निकल रहे हैं। तो क्या रेट ऑफ फ्लो सेम रहा? नहीं, रेट ऑफ फ्लो सेम नहीं रहा, रेट ऑफ फ्लो चेंज हो गया है। तो अगर रेट ऑफ फ्लो कांस्टेंट नहीं रहता, देन वी विल यूज द फॉर्मूला I इज इक्वल्स टू dq/dt। कैलकुलस की फॉर्म यूज कीजिए और ये फॉर्मूला आपको इंस्टेंटेनियस करंट बताता है। नाउ दिस इज इंस्टेंटेनियस करंट, मतलब जब आप इस क्रॉस सेक्शन पर लगाओगे तो यहां का करंट बताएगा, इस क्रॉस सेक्शन पे लगाओगे dq/dt तो यहां का करंट बताएगा। ये है मतलब इंस्टेंटेनियस करंट का, करंट एट अ पर्टिकुलर टाइम। इस टाइम पे यूज करोगे इस टाइम का करंट आएगा, इस टाइम पे यूज करोगे इस टाइम का करंट आएगा। ठीक है, चार्ज कितना फ्लो कर रहा है वो आपको किसी ना किसी तरीके से क्वेश्चन में गिवन होगा कि कितना चार्ज कितना टाइम में फ्लो कर रहा है यहाँ पर और यहाँ पर। So I is equals to q upon t if the rate of flow is constant and I is equals to dq upon dt। अगर rate of flow constant नहीं रहा तो ये तो आप हमेशा लगा सकते हो, चाहे rate of flow constant हो या ना हो, बट अगर constant नहीं है तो particularly फिर यही लगाना है। Now the SI unit of current, करंट की SI यूनिट मैं इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकता हूं। SI यूनिट ऑफ करंट, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पूरा नाम है वैसे तो, बट हम करंट भी अगर बोलें तो क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में है, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में है, तो करंट बोलने का मतलब इलेक्ट्रिक करंट ही है यहाँ पर। ठीक है, इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हम लोगों के बीच में। SI यूनिट इसी फॉर्मूले से निकाली जा सकती है। आप चार्ज की जगह चार्ज की यूनिट निकाल दो और टाइम की जगह टाइम की यूनिट लगा दो, तो चार्ज की यूनिट होती है बच्चों कूलम और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। कूलम पर सेकंड को ही एम्पियर कहा गया है। एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम था, उसी के नाम पर करंट की यूनिट रखी गई है। ओके, तो क्या हम 1 एम्पियर कितना करंट होता है यहाँ से उसका आइडिया ले सकते हैं? बेटा 1 एम्पियर की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है, जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, वो हम सीखेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट वाली यूनिट में, इससे नेक्स्ट यूनिट। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक आइडिया ले सकते हैं कि 1 एम्पियर कितना करंट होता है। अगर मुझे 1 एम्पियर का पता करना है, सिंबल यूज करूंगा एम्पियर के लिए A, 1 एम्पियर इज इक्वल टू कूलम्ब के लिए 1 कूलम्ब लिख दो, सेकंड के लिए 1 सेकंड लिख दो और आ जाओ अपने इस डायग्राम में। अब देखो ध्यान से, इफ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकंड, अगर कंडक्टर के किसी एक क्रॉस सेक्शन से 1 कूलम्ब चार्ज 1 सेकंड में निकल जाए, 1 कूलम्ब चार्ज 1 सेकंड में निकल जाए, तो मैं कहूंगा कि यहां पर जो करंट फ्लो कर रहा है वो 1 एम्पियर है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर अभी यहां पर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, है ना। 1 एम्पियर करंट क्या होता है कि अगर कंडक्टर के किसी क्रॉस सेक्शन से 1 कूलम्ब चार्ज 1 सेकंड में निकल जाए तो हम कहेंगे कि इस कंडक्टर में अभी यहाँ पर 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। यू कैन राइट डाउन दिस डेफिनेशन। मैं बोल देता हूँ, लिख लीजिए, और आपको लगे कि मैं तेज बोल रहा हूँ तो वीडियो को पॉज करके लिख लिया कीजिए। राइट डाउन, इफ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, if 1 coulomb of charge flows through a given cross section of a conductor, flows through a given cross section of a conductor in 1 second, comma, then the current flowing through this conductor is said to be 1 ampere. The current flowing through this conductor at this cross section is said to be 1 ampere. ओके, ये हमारे 1 एम्पियर की यहाँ पर डेफिनेशन हो गई है। अब बात करेंगे थोड़ा डायरेक्शन ऑफ करंट को लेकर। डायरेक्शन ऑफ करंट ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। डायरेक्शन ऑफ करंट by convention, by rule is taken as the same as that of the direction of flow of positive charge या opposite to the flow of negative charge। कंडक्टर में जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है
उससे अपोजिट डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन माना जाएगा, हमेशा याद रखना। और अगर पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में ही करंट का डायरेक्शन माना जाता है। अब अगर करंट का डायरेक्शन होता है, नाउ मेन थिंग, मेन पॉइंट, अगर करंट का डायरेक्शन होता है तो क्या करंट वेक्टर क्वांटिटी है? करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, जबकि हम इसके डायरेक्शन के बारे में बहुत बातें करते हैं। करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। सर ये क्या बोल रहे हो? अगर करंट का डायरेक्शन होता है तो उसे वेक्टर क्यों नहीं बोल रहे? जबकि हमने पढ़ा है कि वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब करंट के पास तो सर मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो ये करंट वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है? नहीं है बेटा, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अरे सर रीजन तो बता दो। तो बेटा सुनो रीजन। रीजन क्या है सुन लो। डायरेक्शन तो है करंट के पास, लेकिन ये करंट एक ऐसी क्वांटिटी है, जब हम इसको मैथमेटिकली ट्रीट करते हैं, मैथमेटिकली मतलब जब दो करंट ऐड करने हैं या बहुत सारे करंट्स हैं और वो मिल गए कहीं किसी पॉइंट पर जाकर, सपोज ऐसा मान लो कि एक वायर यहाँ से कुछ करंट लेकर आया, एक वायर यहाँ से करंट कुछ लेकर आया, एक वायर यहाँ से करंट कुछ लेकर आया, I1, I2, I3 सारे करंट यहाँ मिल गए, यहाँ मिलकर रुकेंगे थोड़ी, फिर एक वायर होगा यहाँ से इन सब करंट को लेकर जाएगा, मान लो उन सब का सम इसमें घुस गया होगा I4। तो जब ये तीनों करंट ऐड करूंगा वही तो I4 के इक्वल आएगा। अब यहां पर जब मैं इन्हें ऐड करता हूं तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये ऐड नहीं होते। अब देखो इसका डायरेक्शन तो ये था, इसका डायरेक्शन ये था, इसका डायरेक्शन ये था। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होती तो फिर डायरेक्शन मतलब सपोज इनके बीच में एंगल 30 डिग्री है, इनके बीच में एंगल 45 डिग्री है, तो ये वेक्टर्स के अकॉर्डिंग ऐड होते करंट। वो डायरेक्शन एंगल पूरा लिया जाता, वो ट्रायंगुलर लॉ है ना। अगर दो वेक्टर ए और बी उनके बीच में एंगल थीटा है तो ऐड करने के लिए आपको करना पड़ता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर द रूट। ये ऐसे ऐड नहीं होते, इनको ऐसे ऐड नहीं करना। यहाँ पर बहुत सिंपल है चीज़। अगर यहाँ पर करंट आया 2 एम्पियर, यहाँ पर करंट आया 3 एम्पियर और यहाँ पर करंट आया 1 एम्पियर, तो फिर 2 + 3 5 + 1 6, ये भाई 6 एम्पियर ही होगा I4। तो कैसे ऐड हुआ? वेक्टर से ऐड हुआ या सिंपल अलजेब्रा से ऐड हुआ? बेटा सिंपल अलजेब्रा से ऐड हुआ, क्योंकि करंट सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करता है, वेक्टर मैथमेटिक्स को फॉलो नहीं करता, सिंपल अलजेब्रिक मैथमेटिक्स को फॉलो करता है। इसलिए करंट को डायरेक्शन होते हुए भी स्केलर क्वांटिटी की कैटेगरी में रखा जाता है। दैट इज व्हाई इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके। और वैसे भी करंट का डायरेक्शन किसी भी सर्किट में दो ही पॉसिबल डायरेक्शन हो सकते हैं। सपोज मेरे पास कोई एक सर्किट है लाइक दिस, इट इज अ सेल एंड इट इज अ रेजिस्टेंस। तो करंट या तो ऐसे फ्लो करेगा, इसको मैं कह सकता हूं क्लॉकवाइज, और अगर मैं सेल के टर्मिनल्स को अपोजिट कर दूं तो करंट फिर ऐसे फ्लो करेगा, इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, है ना। इससे ज्यादा कोई डायरेक्शन की आप बात नहीं कर सकते। करंट के डायरेक्शन की दो सेंसेस हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, वो एक दूसरे के अपोजिट हो सकते हैं, बस और कुछ नहीं है इसमें डायरेक्शन को लेकर। और करंट स्केलर क्वांटिटी है। करंट को जब आप मैथमेटिकली सॉल्व करोगे कहीं पर भी तो सिंपल अलजेब्रा लगेगी, वेक्टर मैथमेटिक्स नहीं लगेगी। तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट, मैं क्या साइंटिस्ट लोग यही बोलते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट है बट इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। नाउ द टाइम इज कि यू पॉज द वीडियो ओवर हियर एंड कॉपी द नोट्स। जो चीज़ें करंट के बारे में आज समझाई हैं, और इससे पहले जो 2 या 3 क्वेश्चंस के हेल्प से आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाए हैं, वो आपके रजिस्टर में यहाँ पर सब मेंशन होने चाहिए। याद है ना, योर नोट्स आर योर बेस्ट फ्रेंड। जब बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे लास्ट के 3-4 दिनों में फिजिक्स की, तो आप अपने दोस्तों के पास नहीं भागोगे, अरे मेरा वो चैप्टर कंप्लीट नहीं है, मेरा वो टॉपिक कंप्लीट नहीं है, ज़रा दिखा अपने नोट्स। आप अपने नोट्स के पेजेस जब घुमा रहे होंगे, टर्न कर रहे होंगे, तो रिवाइज करने में कितना मज़ा आएगा। दैट इज़ वाई मैं बोलता हूँ कि नोट्स बनाते रहिए,
और यही नोट्स आपके अच्छे से बन जाएं, इसीलिए मैं आपको स्क्रीन शॉट्स भी शेयर करता रहता हूँ अपनी हर क्लास के। तो आई थिंक इतना कर चुके हो। इलेक्ट्रिक करंट हेडिंग हमारी बेटा कंप्लीट हो गई है और टाइम भी काफ़ी हो चला है आज की क्लास में। नेक्स्ट हेडिंग है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। आइए देखते हैं उस हेडिंग में क्या है। क्या वो भी इतनी देर चलेगी? नहीं, मुझे तो लगता है वो 5 to 10 मिनट्स ही चलेगी। चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग जो आपको सजा लेनी है अपने रजिस्टर में, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज है सर? बेटा अगर आप ये क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हो अभी कि व्हाट इज दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये किस बला का नाम आ गया, तो इसका मतलब साफ है कि आपने अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा ही नहीं है। जिन लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लिया है उनको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, कुछ भी बोलो एक ही चीज है, वो क्या होता है। और जिन लोगों ने नहीं करा है, आई रिक्वेस्ट कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 19 है शायद। अगर लेक्चर नंबर में कोई दिक्कत मुझे बताने में हो रही है गलती, तो आप अभी यूट्यूब पर सर्च करें पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और आगे लिख दो फिजिक्स सीखो, आप उस लेक्चर पर पहुंच जाओगे। एंड आई थिंक लेक्चर नंबर 19 ही है, आप आगे 19 भी लिख दोगे तो सीधा उस लेक्चर पर पहुंचोगे और वहां से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के सारे कॉन्सेप्ट्स समझने के बाद आप यहाँ इस चैप्टर में आएंगे तो ही आगे चीज़ें चल पाएंगी आपके लिए। क्योंकि मैं ऑलरेडी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को वहाँ पर एक्सप्लेन कर चुका हूँ और वो वीडियो ऑलमोस्ट 1 आवर की है। तो यहाँ पर उसको एक्सप्लेन करके अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। सिर्फ डेफिनेशन दोबारा से याद दिला देता हूँ और डेफिनेशन में तो कोई टाइम नहीं लगने वाला, 1 मिनट में सुन लो। डेफिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस, देखो पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट्स के बीच में होता है। अच्छा, डेफिनेशन भी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, सुनो बच्चों। और जो पोटेंशियल डिफरेंस आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सीखा था, वो पोटेंशियल डिफरेंस इस चैप्टर में कैसे यूज करना है, मतलब उस चीज को, उस कॉन्सेप्ट को आपको यहाँ कैसे ढाल लेना है, वो समझना है ना। तो चलिए डेफिनेशन समझते हैं। मान लो ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना है? डेफिनेशन बोलती है कि अगर आप एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को बी से ए तक ले आओ, मान लो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, उसको बी से ए तक लाओगे तो कुछ तो काम करना पड़ेगा। दैट वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन मूविंग इट फ्रॉम B to A is defined as potential difference between the points A and B. तो VA minus VB को अगर मैं डेल्टा V लिख लूं तो it is nothing but work done in moving the charge from B to A divided by वही चार्ज जिसे आपने मूव कराया, divided by the charge moved। डेल्टा V को सिर्फ V भी लिख लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इस चैप्टर में हम V से ही डिनोट करेंगे। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस इस चैप्टर में हम लेटर V से ही डिनोट करेंगे। SI यूनिट वगैरह सब ऑलरेडी हो चुकी हैं, बट रिवाइज करा देता हूं। जूल्स वर्क की यूनिट होती है और चार्ज की यूनिट होती है कूलम, और जूल्स पर कूलम को ही हम बोलते हैं वोल्ट। इट मींस 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। और 1 वोल्ट का आइडिया अगर लेना है, मतलब डिफाइन करना है, तो कह सकते हो कि अगर 1 कूलम चार्ज को B पॉइंट से A पॉइंट तक लाने में 1 जूल काम करना पड़े, तो मैं बोलूंगा A और B पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट है। A और B पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट है। ध्यान करो, मैं B को पहले नहीं बोल रहा पोटेंशियल डिफरेंस बोलने के लिए। A और B पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट है। ठीक है, ये है पोटेंशियल डिफरेंस। डिटेल चाहिए भाई, मैंने आपको बता दिया है। लेक्चर नंबर 19 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाएं आप, फिजिक्स सीखो लिख लें ऊपर यूट्यूब सर्च बार में, फिजिक्स सीखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर नंबर 19 पोटेंशियल डिफरेंस, आपको पूरी डिटेल मिलेगी। 1 घंटा लगा है उसको समझाने में, यहाँ पर अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इस चैप्टर में क्या कर रहा है,
बेटा अभी आपको जो करंट के बारे में इतना समझाया कि करंट क्या होता है, मेटालिक कंडक्टर्स के लिए हम पढ़ेंगे। अपनी स्टडी को सिर्फ मेटालिक कंडक्टर्स पे ही रखेंगे। और मेटालिक कंडक्टर्स में होते हैं चार्ज कैरियर्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और आपको याद है ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करते हैं। कोई इधर जा रहा है तो कोई इधर जा रहा है, कोई इससे जा रहा है तो कोई उसके अपोजिट जा रहा है। तो रैंडम मोशन का जो ओवरऑल रिजल्ट होता है ना वो जीरो होता है। रैंडम मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से कभी करंट आएगा नहीं। करंट कब आएगा, जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन को सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में क्रॉस करें। अब इन्हें एक ही डायरेक्शन में ये खुद नहीं चलेंगे, इन्हें चलाना पड़ेगा। चलाना पड़ेगा मतलब इन पे फोर्स लगानी पड़ेगी। और चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स मतलब चार्जेस, और चार्जेस को बस एक ही भाषा समझ में आती है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। जो उन्हें फोर्स मिलेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड से मिलेगी। अब ऐसा तो है नहीं ना कि मैं इस कंडक्टर के अंदर घुसूंगा और इस चार्ज को पकड़ के यहाँ तक लेकर जाऊंगा, और अगर मैं लेकर भी गया तो मैं कितने चार्जेस लेकर जाऊंगा। सोचो आप, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर काफ़ी ज़्यादा होता है किसी भी मेटालिक कंडक्टर में, है ना। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, इन चार्जेस को, जो यहाँ पर चार्ज कैरियर्स हैं कंडक्टर के अंदर, मेटालिक कंडक्टर के अंदर, इनको तो बस एक ही लैंग्वेज समझ आती है, एंड दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूँ तो इनके ऊपर फोर्स लग जाएगी। सपोज मैंने ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया इस कंडक्टर पे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हर एक इलेक्ट्रॉन पे इधर फोर्स लगेगी ना। फोर्स याद करो, चार्ज इनटू फील्ड। चार्ज पे लगने वाली फोर्स क्या होती है, चार्ज इनटू फील्ड। इस फोर्स की वजह से ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करना शुरू कर देंगे, और जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है उससे अपोजिट डायरेक्शन आ जाता है करंट का। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना है, वो कहां से आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस ले आओ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को याद करते चलो थोड़ा। यहाँ पर रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है उसी डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है। ये भी हमने टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया है। आप चाहे तो उस लेक्चर पे जा सकते हैं, ऊपर लिखिए फिजिक्स सीखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। आपको पूरी हेडिंग, पूरी डिटेल मिलेगी इस चीज़ की जो अभी मैं बोल रहा हूँ। क्या है रिलेशन, कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करता है। इसका मतलब तो ये हुआ फिर कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है तो यहां पर पोटेंशियल की वैल्यू हाई है। पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और यहां पर पोटेंशियल की वैल्यू लो है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया है इस कंडक्टर के दोनों एंड्स पे। मान लो ये वाला एंड ए है, ये वाला एंड बी है। दोनों एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस अगर तुम ले आओ कहीं से, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स लगेगी इन फ्री चार्जेस पर, और ये फ्री चार्जेस मजबूर हो जाएंगे एक डायरेक्शन में आगे बढ़ने के लिए। और जब ये एक डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे तो उसी वजह से ये करंट आ जाएगा। ठीक है, अब ये पोटेंशियल डिफरेंस हम कहाँ से लाते हैं बेटा? ये पोटेंशियल डिफरेंस लाने के लिए वी यूज टू हैव पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू पॉइंट्स। किन्हीं भी दो पॉइंट्स पर अगर पोटेंशियल डिफरेंस लाना है, देन वी यूज सेल और बैटरीज। या तो सेल या बैटरी का यूज करते हैं। बैटरी जैसे कि आप टॉर्च में सेल डालते हो, रिमोट कंट्रोल में सेल डालते हो, वही सेल, उसी सेल की बात हो रही है। और अगर दो या दो से ज्यादा सेल को एक साथ मिलाकर यूज करो, उसे ही बैटरी बोलते हैं। ठीक है, तो सेल या बैटरी का यूज करना होगा। अब एक नॉर्मल सा सेल जो हम बाजार से लाते हैं वो कैसा दिखता है? इट इज लाइक दिस। कुछ ऐसा होता है ना वो सेल जो आप रिमोट कंट्रोल में डालते हैं।
उसका एक एंड पर लिखा होता है पॉजिटिव और दूसरे एंड पर लिखा होता है नेगेटिव। समझो इसको, इसका मतलब क्या है। पॉजिटिव एंड का मतलब होता है कि ये वाला एंड हायर पोटेंशियल पर है, और नेगेटिव का मतलब होता है कि ये वाला एंड लोअर पोटेंशियल पर है। अब अगर मैंने हायर पोटेंशियल वाले एंड के साथ कंडक्टर के इस एंड को ज्वाइन कर दिया तो कंडक्टर का ये वाला एंड हायर पोटेंशियल पर आ गया, और लोअर पोटेंशियल वाले एंड के साथ कंडक्टर के इस वाले एंड को ज्वाइन कर दिया एक वायर की हेल्प से। एक वायर की हेल्प से, इस तरह का वायर हो सकता है, ठीक है। एक वायर की हेल्प से मैंने ज्वाइन कर दिया, कंडक्टिंग वायर ही होगा नो डाउट। तो अब ये वाला एंड लोअर पोटेंशियल पर आ गया। इस तरीके से इस कंडक्टर को मिल गया पोटेंशियल डिफरेंस, और जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा हायर टू लोअर पोटेंशियल वाले डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, तो ये मूव करने के लिए मजबूर हो जाएंगे इस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स लगी है, और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज जो भी होता है उससे अपोजिट डायरेक्शन में करंट आ जाता है। इस तरीके से आता है करंट। इट मीन्स अगर तुम्हें करंट लाना है तो तुम्हें एक ऐसी चीज यूज करनी पड़ेगी जो पोटेंशियल डिफरेंस दे सकता है। तो मैं कह सकता हूं कि आज की जो हमने दो हेडिंग्स की हैं, इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। रिलेशन क्या है? यू कैन हैव करंट इन अ मेटेलिक कंडक्टर ओनली व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड। अगर आपको किसी मेटेलिक कंडक्टर में, मान लो ये मेटेलिक कंडक्टर है, ये मेटेलिक कंडक्टर का वायर है, अगर आप चाहते हो कि इस वायर में करंट फ्लो करे तो इसके दोनों एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस तो लगाना पड़ेगा। एक एंड पर लगाओ हायर पोटेंशियल, एक एंड पर लगाओ लोअर पोटेंशियल। वो लगाने के लिए यू विल हैव टू यूज बैटरी। तो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि अगर मैं चाहता हूं किसी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करे तो उसे पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ता है। तो करंट पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करता है, और ये रिलेशन हमें समझाई है एक साइंटिस्ट ओम्स ने, और इस रिलेशन को हम कहते हैं ओम्स लॉ। लेकिन आज नहीं करेंगे, अभी इस लेक्चर को रोकते हैं यहीं पर, और नेक्स्ट लेक्चर की हेडिंग होने वाली है हमारी ओम्स लॉ। आज के लेक्चर में आपने जो भी सीखा वो आपके रजिस्टर में होना चाहिए, और अगर आपको इस लेक्चर में या और भी जो लेक्चर्स हैं अच्छी नई नई चीज़ें फिजिक्स के बारे में सीखने को मिल रही हैं, तो फिर मेरी रिक्वेस्ट वही है कि बेटा वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने और भी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें इस चैनल को। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक ओम्स लॉ के साथ। टिल देन बाय बाय।